तो आज की क्लास हम लोग लेंगे पल्स, वाइटल साइंस, पल्स। तो वाइटल साइंस कितने होते हैं? हाँ, टेम्परेचर, ठीक है। और एक पांचवा भी होता है, SpO2, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो है कि वाइटल साइंस जो है ये बताते हैं कि आदमी का जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, उसकी श्वसन तंत्र, उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, हार्ट, लंग्स, ये सब ठीक काम कर रहे हैं। और वाइटल का मतलब होता है बहुत ज़रूरी या बहुत क्रिटिकल। तो बहुत ज़रूरी ये 5 चीज़ें आपको अपने मरीज़ में देखनी होती हैं, क्योंकि जब आपके पास मरीज आएगा तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इमीडिएट तो कोई खतरा नहीं है। अगर कोई इमीडिएट खतरा है तो आपको उसको तुरंत अटेंड करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ही मरीज आपके पास आता है, पहला काम आपका पल्स पे हाथ जाना चाहिए। आपका हाथ पल्स पे जाएगा, जैसे आ रहा है आपकी तरफ, आप उसको पूरा वॉच करिए। आपको समझ में आएगा कितना होश में है, क्या है, सांस उसकी कैसी चल रही है, ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और साथ में जैसे ही आप उसके पास पहुँचे, पहला काम पल्स पे हाथ रखना। तो पल्स पे हाथ रखते ही आपको पता चल जाता है कि पल्स की रफ्तार वगैरह कि हाँ ठीक ठाक है। और पल्स से आपको एक बीपी का अंदाज़ा भी लग जाता है। और आप सामने देख रहे हैं तो वो सांस ठीक ले रहा है कि नहीं, वो आपको पता चल गया। और जो पहला सवाल आप पूछेंगे, क्यों भाई, आपका क्या नाम है, कैसे हो, क्या तकलीफ है, इतने में आपको उसका मेंटल स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये एक बेसिक इनिशियल आपका एग्जामिनेशन है। उसके बाद आपको पूरी चीज़ें करनी है, बट इनिशियल आपका ये काम है कि पल्स लो, सांस पे नज़र रखो और बातचीत करो, सुनो। तो आपने फील किया, आपने आँख से देखा और आपने सुना जो उसने जवाब दिए। आपने अपनी 3 इंद्रियों का यूज़ करके मरीज के बारे में एक जानकारी मोटी हासिल की। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उनमें से वाइटल अंग जो कहलाते हैं, जो सबसे ज़रूरी है। ऐसा तो कोई अंग नहीं है जो ज़रूरी नहीं है, सभी ज़रूरी है। बट अगर हम उसको एक सीरियल ऑर्डर दें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बेटर हो है? कौन सा अंग आपके शरीर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ब्रेन आपकी सारी शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण ब्रेन करता है। आपको जो अनुभूति हो रही है, जो आपको अपने 5 इंद्रियों से जो दिख रहा है, वो आँख से दिखा, कान से सुना और त्वचा से आपने टच में पाया, तो ये 5 इंद्रियां जो ऐसी, इनसे आपको इनपुट मिलता है। आपकी वो आँख एक कैमरा है, मगर उसमें ब्रेन नहीं है। आँख में आपकी फोटो छप रही है, मगर जब वो फोटो मेरे ब्रेन में जाएगी तब मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा कि ये हमारे आईसीयू का एक स्टाफ है। तो जो भी हम रिसीव करते हैं उसको परसीव जो है, उसको इंटरप्रिटेशन ब्रेन में होता है। और ब्रेन के किस हिस्से में होता है? हायर, जो अपर। तो एक हायर ब्रेन है, फिर एक मिड ब्रेन है, ये ब्रेन स्टेम है। तो ये जो ब्रेन का जो भी कनेक्शन है
बॉडी के साथ, वो पूरा ऊपर का ब्रेन, अपर ब्रेन, थ्रू मिडिल ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम, वो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उससे जाता है, और उससे जो नसें निकलती हैं शरीर में पूरी फैलती हैं। तो वहाँ से आपको एक सेट ऑफ नर्व्स हैं, एक नर्व्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नस बोलो, तो एक जो है आपको सूचना प्रदान करती है ब्रेन को, और दूसरी जो है ब्रेन से निकल के बॉडी में जाती हैं, जो आदेश देती हैं शरीर को कि इस सूचना के आधार से आपको ये काम करना चाहिए। जैसे आपको आँख से शेर दिखा, आँख को नहीं मालूम शेर का क्या सिग्निफिकेंस है, कुत्ता देखा, शेर देखा, आदमी देखा, उससे कोई मतलब नहीं, कैमरा थोड़ी जानता है। तो वो छवि जब ब्रेन में गई, ब्रेन ने कहा शेर है, खतरा है, ब्रेन ने इंटरप्रेट किया। ब्रेन ने देखा कि आपके पास एक झाड़ है, तो ब्रेन आपको ऑर्डर देगा कि झाड़ पे चढ़ जाओ। मान लो झाड़ नहीं है, बाजू में घर है, तो ब्रेन आपको ऑर्डर देगा कि दरवाजा खोला, अंदर घुस जाओ। कुछ नहीं है, डंडा पड़ा है, तो बोलेगा भैया डंडा ही उठा ले, शायद अपने को बचा लेगा, या वो भी नहीं मिला तो बोलेगा भाग ले यहाँ से। तो एक ही जो स्टिमुलस था, एक ही जो ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रेन को, पता चला वातावरण के बारे में, उसमें उसने 4-5 प्रकार के ऑर्डर दिए। जैसी मतलब वहाँ पे संभावना बनती है तो बेस्ट ऑर्डर आपको मिलेगा। तो हम ये समझते कि मतलब ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो पहला कारण ये है कि ये फर्स्ट वाइटल ऑर्गन जो है ब्रेन है। दूसरा कारण, ब्रेन होता है बहुत नाजुक। आपके हॉस्पिटल में दवाई का स्टोर है, आपके आईसीयू में थोड़ा बहुत स्टोर है। अगर स्टोर नहीं होगा तो हर दवा खरीदने दुकान में जाना पड़ेगा। ब्रेन के पास स्टोर नहीं है, वो वहाँ भोज्य पदार्थ, भोजन कलेक्ट करके नहीं रख सकता। आपके चमड़ी के नीचे भोजन आपका खाया हुआ, ज़्यादा खाओगे मोटे हो जाते हो, आपकी मसल बन जाती हैं। अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो वो गायब होने लगेगा, मसल सिकुड़ने लगेंगी, चमड़ी के नीचे फैट है वो भी गायब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब खाने की ज़रूरत है, खाना बाहर से नहीं मिल रहा है तो अपने स्टोर में से निकाल रहा है। मगर ब्रेन के पास खाने का स्टोर नहीं होता। अब हम जानते हैं, जब हम पहले ABC बोला करते थे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, बाद में इसको CAB कर दिया, क्योंकि सर्कुलेशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप सांस ले रहे हो मगर सर्कुलेशन 0 है तो क्या फायदा सांस लेने का? अगर सांस नहीं ले रहे हो, सर्कुलेशन चल रहा है, तो ब्लड में जो भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो जा रही है ना, कुछ देर तो जाती रहेगी, कुछ देर वहां से CO2 निकलता रहेगा। इसलिए सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। A में आता है एयरवे। ब्रीदिंग से पहले क्यों एयरवे? क्योंकि अगर एयरवे क्लियर नहीं है, मान लो उसमें उल्टी भरी है, पानी भरा है, मुंह में खून भरा है, और आपने एम्बुलेंस आके उसको सांस देने शुरू कर दी, तो वो सारा सामान उसके फेफड़े में चला जाएगा। इसलिए CBA नहीं है, CAB। तो पहले एयरवे क्लीन रखो और उसके बाद ब्रीदिंग पे ध्यान दो। तो ये सर्कुलेशन का अंदाजा हमें किससे होता है? पल्स, BP। ठीक, ऐसे तो वो कितना होश है वो भी सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका सर्कुलेशन खराब है वो तो होश में पूरे नहीं रहेगा। मगर
मोटे तौर पे पहला जो अंदाजा सर्कुलेशन का मिलता है पल्स और बीपी से। तो ये जो नर्व्स हैं वो सारी अपर ब्रेन की नर्व्स थ्रू ब्रेन स्टेम आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं। तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। आपने सुना होगा कि चिकन नेक इंडिया का, इंडिया चिकन नेक, इंडिया का जो मेन लैंड है और जो नॉर्थ ईस्ट है उसके बीच में एक 20 किलोमीटर गलियारा है चौड़ा। इस तरफ बांग्लादेश, उस तरफ चाइना, उस तरफ। तो वो जगह है जिसको चिकन नेक बोलते हैं कि चिकन नेक इतना बड़ा काटने के बजाय ये 20 किलोमीटर काट दो। तो इस तरह से ये जो आपका चिकन नेक है, ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम में आपका रेस्पिरेशन, बीपी और ये सब जो वाइटल साइंस हैं उनका नर्व सेंटर है, उनका ऑफिस है, मेन ऑफिस। ब्रेन उसको कंट्रोल कर सकता है कुछ हद तक, मगर वो ब्रेन के इंडिपेंडेंट काम करते हैं, अपर ब्रेन के, यानी स्पॉन्टेनियस काम करते हैं। मगर अगर ब्रेन बोलेगा कि भाई ठीक तो 100 पे चला रहा है, 100 पे नहीं चलेगा, 120 कर, तो वो 120 करेगा। अगर वो बोलेगा ब्रेन की 80 कर, तो 80 करेगा। मगर अगर ब्रेन कुछ नहीं बोल रहा तो वो अपने हिसाब से चलाते रहेगा। यानी वो एक तरह से इंडिपेंडेंट भी है और उसके ऊपर कंट्रोल भी है। तो बॉडी पे जो कंट्रोल होता है वो मेन कंट्रोल ब्रेन का है। और ब्रेन के जो आदेश होते हैं हाइपोथैलेमस से होते हुए, पिट्यूटरी से होते हुए, जो हार्मोन बनते हैं, जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनको आदेश ब्रेन देता है। मगर वो अपना भी उनका कुछ इंडिपेंडेंट काम है। ब्रेन उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कम ज़्यादा करा सकता है, भाई कम कर, ज़्यादा कर। अब ये ब्रेन को आइडिया कहाँ से मिलता है कि ज़्यादा करना है हार्ट पल्स रेट को कि कम करना है? हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूअस क्या बोलते हैं, क्या शब्द मैंने यूज किया था उसका, लाइव लेबोरेटरी है, रियल टाइम लेबोरेटरीज हैं। जैसे बैरो रिसेप्टर है, वो प्रेशर को हर क्षण नापता है और उसकी खबर अपर ब्रेन को पहुंचाता है। तो अपर ब्रेन देखता है कि ये जो खबर आई है ठीक है, तो कोई आदेश पास नहीं करता। अगर ये जो बैरो रिसेप्टर ने बताया कि बीपी प्रेशर जो है वो कम ज़्यादा है, तो ब्रेन को पता चलता है कि कुछ करना है, तो उसके हिसाब से वो कोई स्टेप्स लेता है, डायरेक्टली थ्रू नर्व्स लेता है या डायरेक्ट इनडायरेक्टली थ्रू हॉर्मोन्स लेता है। तो जो ब्रेन के जो ऑर्डर जाते हैं वो दो माध्यम से जाते हैं, नर्व्स से और हॉर्मोन्स से। तो ये सिस्टम है। अब आप समझ लीजिए, हमारे अपर ब्रेन में सुनने का एरिया अलग है, देखने का एरिया अलग है, हर अंग संचालन का एरिया अलग अलग है। हर स्टिमुलस जो आ रहा है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनसे जो स्टिमुलस आ रहा है उसको रिसीव करना, उसको एनालाइज करने के भी अलग अलग सेंटर हैं। अब जिस सेंटर की बिजली गोल हुई उसका काम बंद। तो ये जरूरी नहीं होता जो लकवा हुआ है, ब्रेन में डैमेज हुआ, गोली लग गई, चोट लग गई, खून फट गया, खून की नली, तो पूरा ब्रेन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। कोई एक एरिया होगा तो उस एरिया से जो काम होते हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है।
तो ये हम समझ गए कि शुगर है तो कीमो रिसेप्टर्स हैं, शुगर नापेगा, सोडियम नापेगा, पोटेशियम नापेगा और क्षण नापेगा। हर क्षण जैसे आपका मॉनिटर लगा है उसमें नंबर बदलते जा रहे हैं, कंटिन्यूस बदल रहे हैं, हर धड़कन के साथ बदल रहे हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में खबरें पहुंच रही लगातार, सो रहे हैं हम तब भी कि शुगर इतना है, शुगर इतना है, शुगर इतना है, बढ़ गया, कम हो गया, पोटेशियम का ये हुआ, सोडियम का ये हुआ। ये कीमो रिसेप्टर्स हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो खबर देते हैं और उस खबर के ऊपर ब्रेन एक्ट करता है, नर्व्स से या हार्मोन्स के थ्रू बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट करने के लिए बोलता है। तो वो डायरेक्ट नहीं बोलता, वाया सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू बोलेगा। तो अब ये वाइटल जो है, वाइटल साइंस आर द मेजर्स ऑफ बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शन। हमारे बॉडी कई काम करती है, मगर उसमें से जो बेसिक जो हैं, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, वो हमारे बेसिक फंक्शन है। पहले जिंदा रहोगे तब तो कुछ काम करोगे। तो ये 5 जो मैंने वाइटल साइंस बताया आपको, उसके बाद फिर आप जीसीएस भी देखते हो, प्यूपिल्स भी देखते हो, फिर शुगर भी नापते हो, ये सब है। बट ये शुरुआती जो 5 वाइटल साइंस हैं ये। अब ये जो वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यूज, दे आर ऑलवेज इन ए रेंज। इतने सारे हम लोग बैठे हैं, हर एक की पल्स रेट अलग होगी, पल्स बीपी अलग होगा, रेस्पिरेटरी रेट अलग होगा, एसपीओ2 भी अलग होगा। तो ये एक रेंज होता है और उसका एक एवरेज होता है। जैसे मैं बोलूं कितना पल्स रेट है नॉर्मल है, हाँ इसने 72 बोला, ये पकड़ी गई, वो एवरेज है, दैट इज एवरेज, रेंज है, ठीक है। उसका अपन एवरेज करेंगे तो 72 बोलते हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं हमेशा रेंज में रहती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल है, इससे ऊपर कम है, अलग है, इससे ऊपर वो भी गड़बड़ है, उधर भी गड़बड़, इधर भी गड़बड़। अब पल्स जो है, नॉर्मल पल्स 60 to 100 रहती है। आप में से किसी की भी 60 नहीं होगी शायद, हम में से किसी की भी 60 पल्स जो है, अगर बीमारी के कारण ना हो तो उनकी रहती है जैसे एथलीट्स वगैरह की, जो बहुत मेहनत का मजदूर हैं, भारी काम करने वाले, तो उनकी बॉडी इतना ज़्यादा काम करती है तो उनकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है कि हमारी पल्स रेट कम रहेगी, ताकि जहाँ हम मेहनत करें तो 60 से अगर 40 बढ़ा तो 100 होगी। मगर जिसकी शुरू से ही 100 है, उसने काम किया तो उसकी तो 140 पहुंच जाएगी, तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो मेहनत के पहलवान हैं, एथलीट्स हैं, भारी काम करने वाले लोग, इनकी पल्स बीपी वगैरह इनके कम रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो रेंज है 60 to 100, रेस्पिरेशन है 12 to 18 और बीपी है 90 to 60, हाँ और 120/80। तो ये डायस्टोलिक है और ये सिस्टोलिक है। टेम्परेचर आपको मालूम है, SpO2 इज कंसिडर्ड 5th वाइटल साइन, ठीक। अब डेफिनेशन, किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो वो है क्या, वो मालूम होनी चाहिए। और डेफिनेशन जनरली जो वर्ड्स होते हैं बिल्कुल फिक्स होते हैं, उसमें आप वर्ड्स को इधर उधर नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है, बट ये उसको मैं समझाने के लिए मैंने एक सिंपल भाषा में लिखा है। पल्स इज द वेव ऑफ
एक्सपांशन, एक्सपेंशन माने फैलाव, एंड रिकॉयल, रिकॉयल माने वापस की स्थिति। रबर को खींचा, तन गई, छोड़ा, रिकॉयल हो गई, छोटी हो गई। तो पल्स इज द वेव ऑफ एक्सपेंशन एंड रिकॉयल इन रेस्पॉन्स टू ए हार्ट बीट। ये शायद, ये तो पूरी करेक्ट डेफिनेशन ही है। कई कई जगह मैंने डेफिनेशन लिख के वो सिर्फ समझाने वाले वर्ड्स यूज किए। खैर, जब हार्ट बीट करता है, एक गश ऑफ ब्लड, एक खून का सैलाब निकलता है, और वो आपकी मेजर आर्टरियों से होते हुए सारी छोटी छोटी आर्टरी अंतिम आर्टरी तक जाता है। तो वो जो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ हार्ट में, वो पूरा ट्रांसमिट होगा नीचे तक। अब जब वो एक, कभी आपने देखा होगा होस पाइप पानी वाला, वो पिचका हुआ पड़ा है, आपने नल चालू किया तो वो फूल जाता है। तो वैसे ही होता है। अब ये क्या है, हमारा जो है वो नल के जैसा खून का बहाव नहीं है। हार्ट ऐसे ऐसे कर रहा है, तो एक बार ब्लड गया, दूसरी बार थोड़ा कम जा रहा है, फिर ज़्यादा गया, फिर थोड़ा कम जा रहा है, फिर गया। तो ये आपकी आर्टरीज जो हैं वो फैलती रहेंगी और वापस रिकॉयल होकर सिकुड़ती रहेंगी। और वही हम, उसी को हम पल्स बोलते हैं। अब ये आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पल्स। अब हमको इवैल्यूएट करना है कि सही है, गलत है, क्या गड़बड़ी है। तो इवैल्यूएशन ऑफ पल्स, तो पहला जो 3 पॉइंट है ये मैंने हाईलाइट किए। पहला है रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। यहाँ 5 तक है, अभी हम 3 पे कंसंट्रेट करते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी का एग्जाम ले रहा हूँ नर्स का, और मैंने पूछा कि पल्स को कैसे इवैल्यूएट करते हो, तो अगर उसने ये 3 बता दिए तो ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, मगर फेल नहीं करूंगा। मगर ये तीनों में से एक भी मिस किया तो उसको नंबर पास मार्क से कम ही मिलेंगे। ये 2 आपने बताए तो आपको फर्स्ट क्लास या ऑनर्स टाइप के 70, 80, 90% दे दूंगा। ये आप देखिए, ये मिनिमम है। पास होने के लिए एकदम जरूरी है रेट, रिदम, वॉल्यूम। रेट तो रफ्तार है, 1 मिनट में कितना हुआ। रिदम माने क्या है, रेगुलर टू इरेगुलर हार्ट रेट। ताल या लय। बिना ताल और लय के आवाज शोर है, ताल और लय डाल दो तो वो संगीत है। तो ऐसे ही है, जो रिदम है अगर वो सही है तो आपके शरीर का काम अच्छा है, यानी संगीत चल रहा है आपके शरीर में। और अगर रिदम गड़बड़ है तो आपके शरीर में शोर चल रहा है, दैट इज नॉट गुड। तो ये वॉल्यूम हो गया, रेट रिदम हो गया। रिदम में यहाँ पे लिखा है रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर तो ठीक है, एक नियमित अंतराल पे पल्स आ रही है। इरेगुलर कई प्रकार के होते हैं, रेगुलरली इरेगुलर, इरेगुलरली इरेगुलर, तो उस पर अपन नहीं जाते। अभी सिर्फ आप इतना जानिए कि आपको रेगुलर और इरेगुलर समझना आना चाहिए। जिस दिन हम क्लास लेंगे उसकी एरिथमियास की, उस दिन हम आपको इरेगुलर पल्स कितनी तरह की होती हैं और किस किस बीमारी में होती हैं उस पर हम जाएंगे। तो फिलहाल आप इतना देखिए कि अगर रेगुलर मिल रहा है, एक लय है, इसका मतलब रेगुलर है, यानी अच्छी बात है। अगर वो इरेगुलर है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है वो माइनर हो या हो सकता है मेजर हो। और वॉल्यूम, वॉल्यूम माने एम्पलीट्यूड, कितना उठाव पल्स में
कितना आप ये उंगली रखी थी, कितनी उठाई उसने, ये वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम अच्छा है एक यंग आदमी में खास तौर पे, तो उसका बीपी भी अच्छा होगा। बीपी का पल्स के वॉल्यूम से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत एक्यूरेट नहीं है बट उससे अंदाजा लग जाता है। मगर जैसे वृद्ध जो लोग होते हैं उनकी आर्टरीज में मुलायम नहीं रहती, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो वो कड़ी हो जाती है, तब उनका वॉल्यूम उनका बीपी से सही से कोरिलेट नहीं होता। आपको चूंकि वो मोटी हो गई है तो ज़्यादा उठा नहीं रही है, तो आपको पल्स भी मुश्किल से मिलेगी थोड़ी, और उसका वॉल्यूम का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे आप। तो ये बात हम समझ गए कि वॉल्यूम से बीपी का अंदाज़ा लगता है, मगर अगर खून की नली में मोटापन है, स्टिफ हो गई हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको हम वीक बोलते हैं, वीक पल्स है, लो पल्स प्रेशर या हाइपोकाइनेटिक भी बोलते हैं, नॉर्मल है या बाउंडिंग है, हाइपर काइनेटिक यानी ज़्यादा उछाल मार रहा है। तो लो उछाल मार रहा है, नॉर्मल मार रहा है और हाइपर काइनेटिक। तो ये ठीक है, इसको हम स्केल में कर सकते हैं। 0 में एब्सेंट है, 1 में बेयरली पैल्पेबल, मुश्किल से मिली, 2 जो है इजीली पैल्पेबल है, और 3 फुल है, चौथा बाउंडिंग है, बाउंडिंग माने कूदने वाली। तो ये उसका आप स्केल बना सकते हैं पल्स का। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। इसको मैंने आपका चौथा और पांचवा पॉइंट जो है, इसको मैंने उतना महत्व नहीं दिया जितना 3 का दिया। आप अगर इतना जानेंगे तो मैं आपको नौकरी में भी रख लूंगा और आपको पास भी कर दूंगा परीक्षा में। अगर ये नहीं बताया तो न नौकरी मिलेगी न पास होंगे आप। ये दो होगा तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा क्या है, कैरेक्टर, यानी उसका चरित्र किस टाइप की है। ठीक है, तो बहुत सारे पल्स हैं, नीचे अभी आएगा कि इतने प्रकार की पल्स होती हैं। तो वो कैरेक्टर अगर आप उसके बारे में जानते हैं, उसका नाम याद है और उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डायक्रोटिक पल्स क्या होती है, एनाक्रोटिक पल्स क्या होती है, वाटर हैमर पल्स क्या होती है, तो सोने में सुहागा, आप तो टॉप करने जा रहे हैं। तो ये कैरेक्टर जो है, मगर कम से कम इसमें से कुछ कैरेक्टर्स 10-12 होंगे उसमें लिस्ट में, उसमें से कुछ मेन इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिए, कोशिश करिएगा। और आखिरी है पांचवा, कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल। जैसे मैंने बताया कि वेसल वॉल समय एज के हिसाब से वो कठोर होती जाती है। तो अगर आप यूँ करेंगे और उसको उंगली से करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर एक डोरी पड़ी है, एक रस्सी पड़ी हुई है। अपने को आप लोग देखोगे तो नहीं मिलेगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो उम्र दराज हूँ। आपकी वेसल वॉल, आप उसको पैल्पेट करोगे तो दबा दोगे, अगर उसमें खून नहीं आने दोगे और उसको फिर पैल्पेट करोगे तो हार्डली पैल्पेबल होगी। मगर आप ऐसे कभी वृद्ध व्यक्ति का देखोगे तो उसका आपने खून का बहाव रोक भी दिया तो वो एक ऐसा महसूस होगा जैसे मैं ये पेन को महसूस कर रहा हूँ, कुछ अंदर नीचे में लंबी सी रस्सी टाइप की चीज है। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल, है ना। नॉर्मली रेडियल आर्टरी इफ कंप्रेस्ड विथ फिंगर्स इज नॉट फेल्ट, जो मैं आपको बोल रहा था। अगर आप उसको कंप्रेस कर देंगे तो आप फील नहीं कर पाएंगे।
मगर वही है, उम्र के हिसाब से अगर वो एथेरोस्क्लेरोस तो वो एक कॉर्ड टाइप की दिखेगी, कॉर्ड लाइक, एक डोरी जैसी। ठीक। नाउ लेट अस कम टू साइट्स फॉर चेकिंग पल्स। कई जगह जहाँ पे आर्टरी सुपरफिशियल होती है, मतलब शरीर में के अन्य टिश्यू से ऊपर होती है, तो वहां वो पैल्पेट होगी। अब हम यहाँ करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ डीप है, तो उसके ऊपर इतनी सारी मांसपेशियां चढ़ी हुई हैं कि वो आप उसको पैल्पेट नहीं कर पाओगे। तो जहां जहां आर्टरी जो है और उसके पीछे हड्डी है, अगर उसके पीछे कुछ ऐसी सॉफ्ट चीज होती तो यहाँ से तब भी फील नहीं होता। अब क्या है, पीछे हड्डी है, वो पीछे हट भी नहीं सकती, और ऊपर ही है, बाहर ही है, तो हमको आसानी से महसूस हो रही है। तो पीछे हार्ड हो और आर्टरी सबसे बाहर चमड़ी के पास पास, तो ये रेडियल पल्स हम जनरली लेते हैं। यहाँ पे अल्नर भी है, ठीक, यहाँ पे ब्रेकियल है, ठीक, और बोलो। और फेमोरल, हाँ, डोर्सल स्पीडिस तक जाते हैं। फेमोरल, पॉप्लिटियल, पोस्टीरियर टिबियल और डोर्सल स्पीडिस। ठीक है, तो आपको मालूम है ना डोर्सल स्पीडिस कहाँ मिलती है? अंगूठे और पहली उंगली के बीच में आपको मिलेगी। और डोर्सल स्पीडिस आपका जो टखने का जोड़ है, एंकल, उसमें जो ट्यूबरोसिटी है उसके पीछे मिलता है, ये जैसे इसने बताया। ठीक। और मीडियल साइड, तुम लेटरल साइड बता रही थी, कहाँ दिखा रही थी, कहाँ पे? अंदर है, अंदर साइड, मीडियल एस्पेक्ट में, समझ गए आप? ये जो मीडियल साइड में हड्डी है उसके उधर, वो पोस्टीरियर टिबियल है। आर्टरी तो हर जगह है, मगर जो फील होती है आसानी से वो है मीडियल, समझते हो ना? जो शरीर के सेंटर की तरफ है उसको मीडियल बोलते हैं, और जो शरीर के सेंटर से बाहर की तरफ है उसको लैटरल बोलते हैं। अब मेरा ये कंधा लैटरल है कि मीडियल है? ये जो उंगली रखी है मैंने, ये लैटरल है कि मीडियल है? मीडियल है। इसके लैटरल है, इसके मीडियल है। इसके लैटरल और इससे मीडियल है। मैंने ये जो उंगली रखी है, ठीक है, समझ में आई? ये किस चीज से आप मतलब कंपेयर कर रहे हो, उससे वो लेटरल और मीडियल डिसाइड होगा। समझ गए आप? तो ये जो आपके जो पल्स देख रहे थे वो मीडियल है, यानी आपके पैर के अंदर की तरफ साइड में ना। अब ये इवेल्युएशन ऑफ पल्स में ये हो गया, साइड्स में हमने ये देख लिया। मगर हम नॉर्मली जब मरीज देखते हैं, अगर मरीज सीरियस है तो हमें सीधे कैरोटिड देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप डेली किसी न किसी मरीज पे, रोज एक मरीज में फील किया करो, ताकि आपको एग्जैक्ट जगह मालूम होनी चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो उसकी एग्जैक्ट जगह ये है कि जो ये खून, ये अपने वॉइस बॉक्स है, इसके साइड से। नहीं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ रख के बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है, और मैं तो तुरंत पकड़ लूंगा कि भाई उंगली तूने गलत जगह रखी, तो तेरे को कहाँ पता चल रहा होगा। ठीक है, तो अब हाँ भाई, आप जो है मेरा रेडियल पल्स देखिए। ये तीन उंगली काय को रखी है? तीन लगती है क्या? दो लगती हैं?
थ्री फिंगर। ये ज्यादा पकड़ में नहीं आया। पिछली क्लास में पकड़ में आ गया था, वो एक फिंगर तक चला गया था। आपको सिखाया गया है कि 3 फिंगर से देखा जाए। उसने बेचारे ने 3 फिंगर रखे, मैंने थोड़ा सा अड़काया तो उसने एक हटाई, फिर दूसरी भी हटा ली, उसने एक ही उंगली। वो मेरे से घबरा, उसको मालूम था वैसे। तो अगर अपने पास कोई नॉलेज है तो अपने को अपने नॉलेज से कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए भाई। कोई भी कुछ भी बोल देगा तो आप हड़क के आपने 3 से 2 कर दी उंगली। अरे तीनों उंगलियों का अपना अपना काम है। किस उंगली से पल्स फील कर रहे हो? 3 रखी हैं, किस उंगली से फील कर रहे हो? बीच वाली उंगली, ठीक है। मिडिल फिंगर और ये जो इंडेक्स फिंगर है और रिंग फिंगर है, ये क्या कर रहे हैं? रेट और वॉल्यूम। ये आर्टरी को स्टेबलाइज कर रहे हैं वहीं पे रखने के लिए जगह पे। और ये जो ऊपर वाली है, ये यहाँ से कोई और तरंग, यहाँ तक की जो तरंग है उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये जो इससे ऊपर की तरफ, नहीं तो तरंग तो यूं जाती है ना, तो ये आपने यहाँ पे रख दी तो इससे ऊपर की तरंग, यानी आपने दरवाजा बंद कर दिया, अब उससे बाहर की साउंड नहीं आएगी। अब जो साउंड आएगी वो इस कमरे के अंदर। तो जब आपने यहाँ का साउंड रोक दिया तो ये यही की साउंड ले रहा है, यानी ठीक है, यही की तरंग नाप रहा है। तो इनके अपने फंक्शन है। तो ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, सीखा हुआ है, और उस पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि आपने सही सीखा है। तो ये हम समझ गए कि रेडियल आर्टरी नॉर्मली हम देखते हैं, मगर अगर पेशेंट सीरियस हो तो सीधे कैरोटिड पे जाना चाहिए। बाघ जब हमला करता है तो गर्दन पे कैरोटिड पे ही करता है, कि जब कैरोटिड फाड़ दी उसने तो जानवर के ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो गया और 3 मिनट के अंदर वो जानवर मर जाएगा। नहीं तो क्या होगा, वो छटपट करते रहेगा, लड़ता रहेगा, भिड़ता रहेगा, जो भी है। इसलिए वो कैरोटिड पे वार करता है। आपने देखा होगा कभी भी, गर्दन ही पकड़ते हैं उनको मालूम है। आपका जैसे आप ये सब पढ़ोगे ना, जो सेना में गए रहते तो आपको सिखाते, या कराटे वराटे है तो उसमें बताते हैं आपको शरीर के कौन से नाजुक पॉइंट है। तो हम अपना जो सीपीआर देने, मतलब कार्डियक अरेस्ट में हमको अगर डाउट लग रहा है या सीरियस ज़्यादा है तो आपको सीधे कैरोटिड देखना है। मगर कम से कम एक बार मरीज के सारे शरीर की जितनी भी पल्स हैं उसको एक बार कम से कम जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो नली निकली, भगवान ने इसको थोड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर दिया, थोड़ी पतली हो गई है, इधर वाली थोड़ी मोटी है, तो इधर पल्स अच्छी मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी। इधर बीपी ज्यादा मिल सकता है, इधर कम मिल सकता है। ऐसे ही बीपी भी 4 जगह लेना चाहिए, दोनों बाजुओं में और दोनों पॉप्लिटियल पे, मतलब थाई में बांध करके। तो ये जो डिफरेंस ऑफ पल्स दाएं और बाएं में, ऊपर और नीचे में, ये जो फर्क है वो बताता है कि कहीं पे कुछ रुकावट तो नहीं है। मान लो एक खून का थक्का निकला और उसके ये जो हाथ में जो आर्टरी जाती है उसको उसने ब्लॉक कर दिया, तो पहला काम क्या होगा, इस्कीमिया होगा, तो उसको बहुत तेज दर्द होगा, बाएं हाथ में दर्द, और उसको लगेगा कि यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ ना भी लग रहा हो तो भी उसको लगेगा, या हो सकता है कि वाकई हो रहा हो या ना भी हो रहा हो। अब वो आपने सोचा कि इसको तो हार्ट अटैक हो गया। अब आपने पल्स यहाँ से ली, यहाँ मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही। अब आप सतर्क हो जाएंगे कि ये बाएं हाथ में क्यों नहीं मिल रही है, मतलब बाएं हाथ की आर्टरी में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आपको जो थ्रोम्बोलाइज करना है वो वहां का थ्रोम्बोस निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक कैथेटर डालेंगे, जो जैसे ये होता है ना एंजियोप्लास्टी, तो उस टाइप से कैथेटर डालेंगे वहाँ का, वो उसको निकालेंगे क्लॉट को, उसमें क्लॉट घोलने की दवाएं डालेंगे, और उसमें अगर वो नैरो है वहाँ आर्टरी तो उसमें स्टेंट लगेगा। स्टेंट से हार्ट में लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखते हैं यूरोलॉजी में भी स्टेंट डाले जाते हैं, है ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी डाले जाते हैं। तो जहाँ भी कोई नैरोइंग है वहाँ तो स्टेंट डाला जाएगा। तो ये जो है, इसलिए चारों हाथ पैर का बीपी और सारी पल्स आपको एक बार जरूर लेनी है। अब आपने बीपी लिया, इसका आ रहा है 100/60 और इसका आ रहा है 140/80। अब आप चक्कर में आ गए कि मैं नोट्स में क्या डालूं। पहले तो नोट्स में आपको डालना पड़ेगा कि राइट आर्म और लेफ्ट आर्म डाल दीजिए। अब जो उसका इलाज है पल्स बीपी का अगर करना है, मान लो इसमें 180 आ रहा है, तो इसमें 140 आ रहा है, तो 140 मान के इलाज करोगे कि 180 मान के करोगे? 180 जो ज्यादा है उसको मान के करोगे, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस है तो आगे से आप अपने नेक्स्ट शिफ्ट में बता के जाएंगे कि आगे से इसका बीपी और पल्स राइट हैंड में करना, क्योंकि यहाँ बीपी ज्यादा है। तो पहली बार तो आपने सब ले लिए, अब हर बार तो सब नहीं लोगे, तो अगली बार से सिर्फ वो लिम्ब जिसमें बीपी ज्यादा है, जिसमें पल्स अच्छी मिल रही है, समझ गए आप। तो ये साइट ऑफ जो है चेकिंग पल्स, ये हो गया। अब ये टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग पल्स, तो पहली लाइन में क्या लिखा है? Feel pulse immediately as the patient is received. जैसे मिला तो उसका आप पल्स तुरंत लीजिए। Then allow the patient to be at rest for 5 to 10 minutes. जब उसको घबराहट अस्पताल की या आपकी ड्रेस से या डॉक्टर की ड्रेस से या स्टेथोस्कोप देखेगा, कितनी मशीनें देखेगा, घबराहट तो होगी ना। घबराहट होगी तो अभी आगे अपन आएंगे कि टेकीकार्डिया किस कारण से होता है और बीपी किस कारण से बढ़ता है, वो सब आएंगे। तो अगर वो घबराहट में है, इसलिए पल्स हो चाहे बीपी हो चाहे रेस्पिरेशन हो, घबराहट में सांस भी लंबी चलेगी, बीपी भी ज़्यादा आएगा और पल्स रेट भी ज़्यादा मिलेगी, वॉल्यूम भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों में पहले तो आपको, जब आपने रिसीव किया तो आपने देख लिया, मगर आप वो उसका बेसल रेट नहीं है, उसका एक्चुअल रेट नहीं है, उसमें ये एंजाइटी का छौंक लगा हुआ है, उसका स्वाद बदल चुका है, रेट बदल चुकी है। फिर वो आराम से रिलैक्स हो जाएगा, आप बातचीत करेंगे नॉर्मली, आप उसको दिलासा देंगे, सांत्वना देंगे कि ठीक हो जाओगे, कोई परेशानी नहीं है, रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे भी अभी उसमें बैठा था स्ट्रेचर में, या अब आप बेड में आराम से, तो फिर रिलैक्स हो गया, तो उसका पल्स रेट डाउन होना ही होना है, उसका बीपी डाउन होना ही होना है। तो जैसे मान लो ओपीडी में बैठे हैं, आप बीपी ले रहे हैं, तो आप ऐसे स्टूल में बैठा के लेते हैं जनरली डॉक्टर, मगर अच्छा अगर बीपी लेना है तो आप उसको अपने एग्जामिनेशन टेबल में बैठाइए, उसको बोलिए आंख बंद करके लेटे रहो, हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाना, आप उस बीच में दूसरा मरीज देख लीजिए, फिर बीच में उठ के उसका पल्स और बीपी ले लीजिए, तो आपको असली बेसल पल्स और बीपी मिलेगा। तो ये हम समझ गए कि ये हो गया। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टरी, तो वही मैंने बताया, जो इमरजेंसी है तो रेडियल। एसेस एंड काउंट फॉर 1 full minute, यानी कि 15 सेकंड में गिना उसको
into 4 कर दिया, नहीं, 1 मिनट आप करते हो तो उस बीच में आपको कुछ इरेगुलरिटी वगैरह भी मिल सकती है। 15 सेकंड में उसकी संभावना 25% रह जाती है। तो आप उसको पूरा 1 मिनट कम से कम करना चाहिए, स्पेशली टू रिकॉर्ड अरिथमियाज। अब पेरिफेरल लिम्स इन ऑल all 4 लिम्स वो आपने पढ़ लिया है ना। और अगर अनइक्वल पल्स है ऑन राइट एंड लेफ्ट, मत लिखो मत लिखो मत लिखो, तुम्हारे उसमें ग्रुप में डाला हुआ है ना ये तो पूरा लेक्चर। अनइक्वल पल्स ऑन राइट एंड लेफ्ट, और ये बीपी के लिए अप्लाई होता है। तो जो हायर है आगे से उसी को आप सही मान के उसको रिकॉर्ड करेंगे। पहली बार तो आपने राइट लेग और लेफ्ट लेग लिख दिया, मगर बाद में अब एक हर समय तो हर जगह नहीं देखोगे, तो बाद में जो जिसमें ज़्यादा है वो, ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ तो जैसे मैंने बताया था कि वो एबनॉर्मली पतली है खून आर्टरी, या उसमें एम्बोलस फंस गया, या ऐसी किसी कारण से प्रेशर से दबी हुई है, तो इन सब चीज़ों में उस तरफ की पल्स कम हो जाएगी, बीपी भी कम हो जाएगा। और इनमें से एक बहुत खतरनाक बीमारी है, वो है डिसेक्शन ऑफ एओर्टा। उसमें भी चेस्ट पेन होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी चेस्ट पेन होता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का आपने इलाज कर दिया तो डिसेक्शन एओर्टा वाला मरीज उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि उसका इलाज एकदम उल्टा है, ठीक है। तो वो अपन उसमें जाएंगे कि उसमें अब चेस्ट पेन में अब आप उसका पूरा एमआरआई करो, फलाना करो, डिमका करो, उतनी देर में तो आपका गोल्डन आवर खत्म हो जाएगा। तो वो एक चीज़ है, मगर मतलब और ज़्यादातर जो चेस्ट पेन होंगे तो फिर वो एमआई ज़्यादा होंगे, वो 2000 में से कोई एक जो है वो डिसेक्शन ऑफ एओर्टा का निकलेगा। तो उसका कैसे करना है कि जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जब हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे, जब हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ेंगे, जब हम डिसेक्शन ऑफ एओर्टा पढ़ेंगे, तो ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो तत्काल जानलेवा हो सकती हैं। इसलिए और भी कारण हैं चेस्ट पेन के। जब तक आप ये 3 कारण रूल आउट नहीं करते, दूसरे कारण के बारे नहीं सोचना। तो ये जो आप देख रहे हैं डिसेक्शन ऑफ एओर्टा में, पल्स में वॉल्यूम इधर कम ज़्यादा, उसमें डेफिसिट हो सकता है, उसमें बीपी वगैरह में भी डिफरेंशियल हो सकता है, इधर का अलग उधर का अलग। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, वो जब हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अनइक्वल पल्स इन अपर एंड लोअर लिम्ब, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा और एओर्टाइटिस और डिसेक्टिंग एरोरिज्म, ये एकदम तत्काल जानलेवा हो सकती है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो सकता है कि इससे आदमी पूरी जिंदगी भी इसके साथ जी ले, या हो सकता है उसको दिक्कत आए, तो मगर इसमें इमरजेंसी तत्काल नहीं है। तो हमको जब अनइक्वल पल्स मिल रही है तो पहली चीज क्या सोचनी है, डिसेक्शन ऑफ एओर्टा। फिर वो अगर आउट हो जाएगा तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, एओर्टाइटिस, और भी इसके दूसरे रीजन है। तो डिले बिटवीन सेम साइड रेडियल एंड फेमोरल, तो इसी साइड का रेडियल, इसी साइड का फेमोरल लगभग एक समय में आते हैं, लगभग एक बराबर का डिस्टेंस खून को चलना पड़ता है, लगभग साथ साथ आते हैं, मगर हर एकदम साथ नहीं है। यहाँ से ब्लड का जो प्रवाह हुआ उसको यहाँ आने में अलग टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में अलग टाइम लगेगा।
तो ये है कि उसमें अगर डिफरेंशियल है, डिले है, तो ये कोऑक्टेशन ऑफ एआर्टा उसका कारण हो सकता है. यूनिलैटरल एब्सेंस ऑफ पल्स कुड बी डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ एआर्टा. एक साइड मिल रही है, एक साइड नहीं मिल रही है. क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने क्या वो एग्जांपल दिया था, हाँ, कपड़े कपड़े लेडीज जो है जनरली अस्तर वाले भी पहनती हैं. अब मान लो बाहर का जो फैब्रिक है अस्तर है, वो उखड़ गया. अब आप हाथ डाल रहे हैं तो जहां हाथ जाना चाहिए वहां के बजाय कपड़े और अस्तर के बीच में चला जा रहा है. तो वो जो है अंदर का अस्तर उखड़ गया. ये होता है आपका डिसेक्शन ऑफ एओर्टा में. अंदर का अस्तर अलग हो गया. ठीक है. अब ये 3 फिंगर यूज करना है वो सब मैंने बता दिया आपको. अब आते हैं कैरेक्टर ऑफ